हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रमीज़ नीट बायोलॉजी क्लासेस में। आज के वीडियो में बच्चों हम लोग अपने कैप्सूल सीरीज़ के तीसरे वीडियो को पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैंने आपके लिए टॉपिक जो सिलेक्ट किया है दैट इज़ द कैंसर। कैंसर से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत बेसिक लेवल पर कैंसर का डिस्क्रिप्शन है हमारे सिलेबस में। कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है और आसानी से हम लोग इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको एक दूसरे से लिंक करके आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कैप्सूल कोर्स के तीसरे वीडियो सीरीज़ को, जिसका नाम है कैंसर। आज हम लोग इसमें इसके कॉजेस, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट इन सब के बारे में अच्छे से देखने वाले हैं। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं कैंसर की। कैंसर क्या होता है? सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली है वो कैंसर क्या है। कैंसर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक सेल अनलिमिटेड तरीके से ग्रो करता है और अनलिमिटेड तरीके से डिवाइड करता है, यानी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिवीजन होता है सेल्स का। तो ऐसी कंडीशन जिसमें सेल एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड डिवीजन करने लगता है, इस कंडीशन को हम लोग कैंसर कहते हैं। तो हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे? एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड division of cells is known as कैंसर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। कैंसर कैसे हो जाता है? वो कौन सी चीज़ है जो एक सेल को नॉर्मल बनाए रखती है और एक सेल को कैंसरस बना देती है? तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होता है। हाउ ए नॉर्मल सेल डिफर फ्रॉम ए कैंसरस सेल। अब देखिए ज़रा, अगर हम लोग बात करते हैं एक नॉर्मल सेल की, तो नॉर्मल सेल में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे एक नॉर्मल सेल लिमिटेड तरीके से ग्रोथ करता है, यानी वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन नहीं शो करता। तो ये वो प्रॉपर्टी है जिससे एक नॉर्मल सेल को उसके कांटेक्ट के सेल, यानी उसके आसपास के सेल्स बताते हैं कि आपको कब डिवाइड करना है और किस तरीके से डिवाइड करना है, ताकि जो प्रोसीजर्स या जो मैकेनिज्म चले वो एक रेगुलेटेड मैनर में चले। वहीं पर एक जो कैंसरस सेल होता है आपका, ये कैंसरस सेल it loses the property of contact inhibition। ये contact inhibition की प्रॉपर्टी को खो देता है। it loses the property of contact inhibition। ये आपका contact inhibition की प्रॉपर्टी को खो देता है। कौन? एक कैंसरस सेल। वहीं नॉर्मल सेल में contact inhibition की प्रॉपर्टी पाई जाती है, वहीं एक कैंसरस सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। तो हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉर्मल सेल बाय विच कॉन्टैक्ट विद other cells inhibits their uncontrolled division, or you can also say as growth। इस प्रॉपर्टी को बच्चों हम लोग कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं, यानी हमारे आसपास के लोग जो हैं वो बताएंगे एक पर्टिकुलर सेल को कि आपको कब डिवाइड करना है और किस तरीके से डिवाइड करना है। ठीक है। और जब एक सेल ये प्रॉपर्टी खो देता है, वो अपने आसपास के सेल्स की सुनना बंद कर देता है, तो वो अनलिमिटेड तरीके से ग्रो करता है। और अनलिमिटेड तरीके से ग्रो करने का मतलब एबनॉर्मल तरीके से वो डिवाइड करेगा। वो दिन रात सिर्फ डिवाइड करता रहेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि हमारा डिवीजन किस लिए हो रहा है और
हमारा डिवीजन कब होना है। अब यहाँ पर अनलिमिटेड डिवीजन होता रहेगा, और जब एक कैंसरस सेल अनलिमिटेड डिवीजन शो करता है बच्चों, अगर मैं बात करूं, जब एक कैंसरस सेल अनलिमिटेड डिवीजन करता है या अनकंट्रोल्ड डिवीजन करता है, तब होता क्या है बेटा, तब वहां पर कॉन्टिन्यूअस सेल डिवीजन होता है, जिससे कि मास ऑफ सेल बन जाता है, सेल का एक गट्ठर बन जाता है, एंड दिस मास ऑफ सेल इज नोन एज ट्यूमर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूमर या फिर नियोप्लाज्म भी कहा जा सकता है। आप ट्यूमर जरूर याद रखिएगा, एनसीईआरटी में ट्यूमर शब्द का प्रयोग किया गया है। इस मास ऑफ सेल को हम लोग ट्यूमर कहते हैं। अच्छा, अब देखिए यहां पर ट्यूमर बन चुका है, ट्यूमर का मतलब है एक सेल का गुच्छा बन चुका है। अब ये ट्यूमर जो है ये अपने आप में बेटा दो तरह का हो सकता है। एक ट्यूमर होता है बिनाइन ट्यूमर, और एक ट्यूमर होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। वन इज योर बिनाइन ट्यूमर एंड अदर इज योर मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर का मतलब क्या होता है, ऐसा ट्यूमर, ऐसा मास ऑफ सेल्स जो एक ही जगह पर सीमित है, ठीक है, वो बॉडी में फैल नहीं रहा है, ऐसे ट्यूमर को हम लोग कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। यानी द ट्यूमर विच इज कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर प्लेस, विच इज कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर प्लेस, ऐसे ट्यूमर को हम लोग बिनाइन ट्यूमर कहते हैं, और दे आर नॉट वेरी हार्मफुल, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते और ये थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। दे कॉजेज लिटिल डैमेज, ये बहुत ज़्यादा कैंसरस भी इनको नहीं माना जाता है, नॉन कैंसरस होते हैं। वहीं पर अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर की हम लोग बात करें तो मैलिग्नेंट ट्यूमर ऐसे ट्यूमर होते हैं जो लगातार अपनी जगह को बदलते रहते हैं। यानी मास ऑफ सेल है यहाँ पर, अगर मैं आपको इस तरह से बताऊं, ये बिनाइन ट्यूमर था, ये बिनाइन ट्यूमर में सेल का गुच्छा है, ये बिनाइन ट्यूमर है। तो अब ये बिनाइन ट्यूमर लोकेशन ए पर अगर दिया हुआ है तो ये पूरी टाइम लोकेशन ए पर ही रहेगा बॉडी में, ठीक है, ये किसी और लोकेशन में नहीं जाएगा। वहीं पर मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात अगर करें तो अगर ये आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर बन गया है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर मान लीजिए ये ए लोकेशन पर दिया है पहले, तो कुछ समय बाद क्या होगा, इसके कुछ सेल्स कटेंगे यहाँ से और ब्लड के थ्रू ये कहाँ पर चले जाएंगे, दे विल रीच टू द लोकेशन बी, और बी लोकेशन पर पहुंचने पे ये सेल्स, भाई कांटेक्ट इनहिबिशन तो खो ही चुके हैं, इनमें है ही नहीं कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी, तो ये वहां पर भी अनलिमिटेड ग्रोथ करेंगे। और देखिए इसने बी लोकेशन पर भी ट्यूमर बना दिया, ठीक। अब यहां पर से कुछ सेल्स कटेंगे, देखिए इस बी लोकेशन पे जो नया मैलिग्नेंट ट्यूमर बना, यहां से कुछ सेल्स कटे और वो एक सी लोकेशन पर पहुंच गई, ये देखिए, और सी लोकेशन पर जाने के बाद इसने यहां पर ट्यूमर बना दिया, ठीक है। तो यहां पर हो क्या रहा है, सेल्स लगातार कट रहे हैं और ब्लड स्ट्रीम की मदद से ये दूसरे लोकेशन पर पहुंचते हैं, और जहां पर ये जाके फंस जाते हैं वहां पर एक नया ट्यूमर बना देते हैं। ऐसे ट्यूमर को हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं, ठीक। और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या करता रहता है, ये लगातार मूव करता रहता है, ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर इसके सेल्स जाएंगे और ये क्या कर देंगे, जहां पर पहुंचेंगे वहां पे नया ट्यूमर बना देंगे। वहीं बिनाइन ट्यूमर जो है ये एक ही जगह पर सीमित है, तो इसको बहुत आसानी से हम लोग याद रख सकते हैं एक ट्रिक की मदद से। जैसे बी से बिनाइन आप याद रखिए, और याद रखिए बी से बैठा रहता है, बी से बैठा रहता है, याद रखने का खाली तरीका है ये। तो बी से बिनाइन ट्यूमर, बी से बैठा रहता है। एक बिनाइन ट्यूमर वो है जो एक ही जगह पर बैठा रहता है, यानी एक ही जगह तक सीमित है। वहीं एम से मैलिग्नेंट ट्यूमर, और एम से मूव करता रहता है। ऐसा ट्यूमर
जो मूव करता रहता है, यानी जिसके सेल्स मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह गए वहाँ पे ट्यूमर बनाया, फिर कुछ सेल्स दूसरी जगह पे गए वहाँ ट्यूमर बनाया, तो इसको हम लोग कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। और जिस प्रॉपर्टी से ये मूव करते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं बेटा मेटास्टेसिस। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी जो है ये मैलिग्नेंट ट्यूमर में पाई जाती है। मेटास्टेसिस में सेल्स कटेंगे, दूसरी लोकेशन पे जाएंगे, वहां पे एक नया ट्यूमर बना देंगे, फिर उस नए ट्यूमर से कुछ सेल्स कटे, वो दूसरी लोकेशन पे गए, वहां पर एक नया ट्यूमर बन गया। तो ऐसे होता रहता है यहाँ पर। और अब होगा क्या, ये जो आपका ट्यूमर बना है मैलिग्नेंट ट्यूमर में, ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है इसके सेल्स जो है, मैलिग्नेंट ट्यूमर की अगर बात कर रहा हूं मैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो यहाँ पर होगा क्या, इसके सेल्स बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। सेल्स ग्रोज वेरी रैपिडली। सेल्स ग्रोज वेरी रैपिडली। यहाँ पर बेटा सेल्स बहुत तेजी से ग्रो करते रहते हैं, ठीक। और ये क्या करते हैं, ये आसपास के सेल्स पर कब्जा करने लगते हैं, ठीक है। दे इन्वेड द सराउंडिंग टिश्यूज। ये आसपास के सेल्स पर कब्जा करने लगते हैं। कैसे भाई, ये कंपीट करते हैं, इसके सेल्स जो हैं ये कंपीट करते हैं, कंपीट विद नॉर्मल सेल्स। ये आसपास के जो नॉर्मल सेल है जिसमें कांटेक्ट इमिशन की प्रॉपर्टी मौजूद है, ये नॉर्मल सेल से लड़ाई करेंगे। भाई सेल्स बढ़ रहे हैं तो उनको न्यूट्रिशन चाहिए होगा, अब न्यूट्रिशन के लिए वो आसपास के सेल से झगड़ा करेंगे और उनके न्यूट्रिशन ले लेंगे। उनका क्या ले लेंगे, न्यूट्रिशन ले लेंगे, क्योंकि लगातार डिवाइड कर रहे हैं, इनकी मेटाबॉलिज्म बहुत तेज है। इनकी जब मेटाबॉलिज्म तेज है तो इनको न्यूट्रिएंट्स बहुत भारी मात्रा में चाहिए, ठीक है। जब न्यूट्रिएंट्स भारी मात्रा में चाहिए लेकिन रिसोर्स तो लिमिटेड है, फूड तो लिमिटेड है, तो ये आसपास के सेल से न्यूट्रिशन छीनने लगेंगे और जो आसपास के नॉर्मल सेल्स हैं उसमें कुपोषणता कॉज कर देंगे, यानी कि स्टार्वेशन कॉज कर देंगे। दे कंपीट विद द नॉर्मल cells for vital nutrients. They compete with normal cells for vital nutrients and causes starvation in them, and causes starvation in normal cells. normal cells जो है बेटा इनमें starvation cause कर देंगे, इसमें कुपोषणता कॉज कर देंगे। उसके बाद बच्चों जब आगे आते हैं तो अब अगली चीज जो कैंसर में आती है, दैट इज द कॉजेज ऑफ कैंसर। अगली चीज जो हम लोग को पढ़नी है बेटा, दैट इज द कॉजेज। वो क्या कारण है जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है। चलिए कॉजेज की बात करते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कैंसर कॉज करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, दीज सब्सटेंसेज आर नोन एज कार्सिनोजेंस। इनको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, कार्सिनोजेंस कहते हैं। ये कार्सिनोजेंस अलग अलग तरह के हो सकते हैं, ये फिजिकल भी हो सकते हैं, ये केमिकल भी हो सकते हैं, ये बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि ये रेडिएशंस भी हो सकते हैं, ठीक। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं हम लोग कार्सिनोजेंस के बारे में। तो चलिए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस में पहला देखते हैं फिजिकल, फिर आता है आपका केमिकल, फिर आता है बायोलॉजिकल, फिर आता है रेडिएशंस, ठीक। एक एक करके हम लोग सारे सबको समझने की कोशिश करते हैं। फिजिकल की बात करें तो फिजिकल के एग्जाम्पल में आता है कंगरी। एनसीईआरटी ने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कंगरी। कंगरी आर द अर्दन पॉट्स यूज्ड बाय कश्मीरीज। कश्मीर के जो लोग होते हैं ये मिट्टी के बने हुए अंगीठी जिसको कहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वो अपने एब्डोमेन पेट वाले हिस्से के पास, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो वो लटकाए रहते हैं, जिससे कि होता क्या है, इनको एब्डोमेन कैंसर हो जाता है। दे आर द कंगरी इज द अर्दन पॉट्स, अर्दन pots used by कश्मीरीज, ठीक है। ये क्या कॉज करता है बेटा, ये आपका कॉज कर सकता है एब्डोमेन कैंसर।
क्या कॉज कर देता है? ये एब्डोमेन कैंसर कॉज कर सकता है। अच्छा, उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो ये एक तो कंगरी हो गया फिजिकल में। दूसरा आप याद रख सकते हैं बेटा बीटल एंड टोबैको च्यूइंग, BEETLE, बीटल एंड टोबैको च्यूइंग को देखते हैं। चलिए देखते हैं, बीटल एंड टोबैको च्यूइंग, पान एवं तंबाकू खाना। इससे क्या होता है बेटा? इससे ओरल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी माउथ कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं पर तीसरी चीज़ अगर हम लोग देखते हैं, ठीक, तो टोबैको स्मोक की अगर बात करते हैं तो ये भी क्या कॉज करता है? ये मुख्य रूप से आपका लंग कैंसर कॉज करता है, लंग कैंसर। हालांकि फेरिंक्स का कैंसर, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर सब कुछ कॉज करता है, लेकिन हमारी बुक में लंग कैंसर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है तो वो तो ज़रूर याद रखना है। चलिए उसके बाद केमिकल की बात करते हैं। तो टोबैको स्मोक में जो केमिकल होता है, टोबैको स्मोक में जो केमिकल है दैट इज़ निकोटीन। जो निकोटीन है बेटा, निकोटीन इज़ एन एल्केलॉइड। ये क्या है? ये एक एल्केलॉइड है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। निकोटीन का केमिकल नेचर क्या है? इट इज़ एन एल्केलॉइड। ये निकोटीन क्या करता है? इट इज़ कार्सिनोजेनिक। ये कैसा हो सकता है? ये बेटा कार्सिनोजेनिक हो सकता है। वहीं पर बायोलॉजिकल एजेंट्स की अगर बात करते हैं हम लोग, तो बायोलॉजिकल एजेंट्स में कैंसर कॉजिंग जो वायरसेस होते हैं, कैंसर कॉजिंग वायरसेस को बेटा हम लोग कहते हैं ऑन्को वायरस। क्या कहते हैं इसको? ऑन्को वायरस कहते हैं। और इनमें जो जीन होती है उसको हम लोग कहते हैं, कैंसर कॉजिंग जीन जो इनमें है उसको कहा जाता है वायरल ऑन्कोजीन। क्या कहा जाता है उसको? वायरल ऑन्कोजीन कहते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल सेल में भी बेटा, एक नॉर्मल सेल में भी ऑन्कोजीन पाई जाती है। बात समझिएगा, ऑन्कोजीन यहाँ पर भी क्या होता है? ऑन्कोजीन इज प्रेजेंट, ये ऑन्कोजीन होती है यहाँ पर, बट इट इज़ इन इनएक्टिव फॉर्म, या ये इनएक्टिवेटेड स्टेज में रहती है। इट इज़ इनएक्टिवेटेड। और इसको इधर लिखते हैं थोड़ा सा, ये किस फॉर्म में रहती है? इट इज़ इन द इनएक्टिव स्टेज। ये ऑन्कोजीन जो है ये इनएक्टिव होती है बेटा, और जब भी इसको कहते क्या है? इट इज़ नोन एज सेलुलर ऑन्कोजीन या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेल्यूलर ऑन्कोजीन, जिसको हम लोग एनसीईआरटी में CONC देखते हैं लिखा हुआ है, और इसको हम लोग प्रोटो ऑन्कोजीन भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रोटो ऑन्कोजीन। और ये किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में बेटा अगर एक्टिवेट हो जाती है तब ये क्या कॉज कर देती है? तब ये कार्सिनोजेनिक हो जाती है, यानी ऑन्कोजीन में ये ट्रांसफर हो जाती है। ये इनएक्टिव है, ये हमारे सेल में है ज़रूर, लेकिन ये इनएक्टिव स्टेज में पड़ी हुई है। तो हर इंडिविजुअल में कैंसर के जीन मौजूद हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो इनएक्टिव है। कुछ लोगों में वो जीन एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर क्या एक्सप्रेस कर देते हैं? कैंसर एक्सप्रेस कर देते हैं। उसके बाद लास्ट चीज़ बेटा यहाँ पर जो बच रही है कॉजेज में, कार्सिनोजेंस में आपका, दैट इज़ द रेडिएशन। चलिए बात करते हैं किसकी? रेडिएशंस की। रेडिएशंस की अगर बात करेंगे तो दो तरह की रेडिएशंस आपकी बुक में इन्होंने डिस्क्राइब की है। वन इज़ योर आयोनाइजिंग एंड अदर इज़ नॉन आयोनाइजिंग। एक आयोनाइजिंग है और दूसरी जो है बेटा वो नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग में आपका आ जाएगा गामा रेज, और बेटा दूसरा आ जाएगा आपका एक्स रेज, गामा रेज एंड एक्स रेज। वहीं नॉन आयोनाइजिंग की अगर बेटा हम लोग बात करते हैं तो नॉन आयोनाइजिंग में आपका अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आ जाएगा, यानी यूवी रेज आ जाएगा। ठीक, तो दिस वॉज अबाउट द कार्सिनोजेंस। ये कार्सिनोजेन में हम लोग ने देखा फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडिएशंस, ये सब हम लोग ने देखने की कोशिश की। उसके बाद जब हम लोग और आगे बढ़ेंगे बेटा तो अब अगली चीज़ आती है, हम लोग ने कैंसर देखा, ठीक है, उसके कॉजेज देखे। अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं इसको डिटेक्ट या डायग्नोस कैसे किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस की। किसकी बात करते हैं? कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। कैंसर डिटेक्शन
एंड डायग्नोसिस। देखिए, किसी भी बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने के लिए अर्ली स्टेज में ही पता लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसी तरह से कैंसर को भी ठीक किया जा सकता है पूरी तरह। अधिकतर कैंसर आज के समय में ऐसे हैं जिनको पूरी तरह ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन अगर इनिशियल स्टेजेस में ही पता लग गया है तो। अगर बहुत ज़्यादा देर हो गई है, थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज में पता लग रहा है, तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू सेव द पेशेंट। लेकिन अगर इनिशियल स्टेजेस में ही पता लग जाता है तो बेटर होता है ट्रीटमेंट करने के लिए और पेशेंट को क्योर करने के लिए। तो पहले देखते हैं इसको पता कैसे लगाते हैं, कैसे डायग्नोस करते हैं। कुछ चीज़ें आपकी बुक में दी हुई हैं, जैसे इन्होंने दिया बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। पहला आता है बेटा बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज की अगर बात करते हैं तो बेटा बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज की मदद से हम लोग इसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। बायोप्सी की अगर बात करेंगे तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो सस्पेक्टेड टिश्यू है, यानी जिसमें लग रहा है कि ये एबनॉर्मल ग्रोथ शो कर रहा है या यहां पर कैंसर हो सकता है, तो सस्पेक्टेड टिश्यू जो है इसका पीस लेते हैं, इसके पीस को ले लिया जाता है, ठीक है, और इसको एग्जामाइन किया जाता है किसमें, माइक्रोस्कोप में। बाय ये पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप में एग्जामाइन करते हैं। इसी को हम लोग हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ भी कहते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है बेटा स्टडी ऑफ टिश्यू, और पैथोलॉजिकल का मतलब हो गया पैथोलॉजी में, एक लेबोरेटरी में। अच्छा, उसके बाद अगर बेटा हम लोग बात करते हैं ल्यूकीमिया की, किसकी बात करते हैं हम लोग, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या होता है, ये ब्लड कैंसर को हम लोग ल्यूकीमिया कहते हैं। WBC का काउंट एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगता है तो ये ब्लड कैंसर होता है। इसको डिटेक्ट करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट और बोन मैरो टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट एंड बोन मैरो टेस्ट, यहां पर क्या किया जाएगा बेटा, ब्लड टेस्ट एंड बोन मैरो टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद डायग्नोस या डिटेक्ट करने के लिए कुछ और चीज़ों का जो प्रयोग करते हैं, दैट इज योर रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियोथेरेपी में एक्सरेज आ जाएगा आपका। उसके बाद CT स्कैन यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी का इस्तेमाल किया जाएगा, कंप्यूटेड टोमोग्राफी का इस्तेमाल किया जाएगा। कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी कि CT स्कैन का। CT स्कैन की अगर बात करेंगे हम लोग तो CT स्कैन में 3D इमेज बनती है इंटरनल ऑर्गन्स की। ये क्या करता है, 3D इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, 3D इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। ये इंटरनल ऑर्गन्स की 3D इमेज दे सकता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, यहां पर इंटरनल ऑर्गन का हो जाएगा। उसके बाद अगली चीज जो हम लोगों को ध्यान रखनी है वो MRI है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करेंगे, यानी MRI करेंगे। MRI के केस में क्या करेंगे, MRI में हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स और इसके साथ साथ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल करेंगे, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कुछ और चीज़ें अगर बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में क्या होता है, तो यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं बेटा, अब बात करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में क्या होता है कैंसर के, अगर हम लोग बात करेंगे कैंसर के ट्रीटमेंट की, तो कैंसर के ट्रीटमेंट में 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। 2-3 तरीके होते हैं जिससे हम लोग ऐसा कर सकते हैं। एक होता है सर्जरी, दूसरा होता है रेडियोथेरेपी,
तीसरा हो सकता है कीमोथेरेपी, और बेटा चौथा हो सकता है आपका इम्यूनोथेरेपी। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, कैंसर के केस में। अच्छा, तो सर्जरी में हम लोग ऑपरेशन के थ्रू ट्यूमर को निकालने की कोशिश करते हैं। वहीं पर रेडियोथेरेपी की अगर बात करें, चलिए देखें, तो यहाँ पर क्या करते हैं, रेडिएशंस की मदद से, बाय द हेल्प ऑफ रेडिएशंस, रेडिएशंस की मदद से क्या करते हैं, कैंसरस सेल्स को हम लोग रेडिएट करते हैं, ख़त्म करते हैं। कैंसरस सेल्स आर irradiated लीथली, लीथल तरीके से, लीथली का मतलब जानलेवा, उसको मार दिया जाता है रेडिएशंस की मदद से। यहाँ पर कुछ आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं ये आपके लिए, जिन आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन का आइसोटोप I-131, रेडॉन का Rn-T20 220, और कोबाल्ट का CO60, इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पे अगर बेटा बात करते हैं कीमोथेरेपी की, तो कीमोथेरेपी में हम लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, टू किल द कैंसरस सेल्स, टू किल कैंसरस सेल्स, कैंसरस सेल्स को मारने के लिए हम लोग केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब देखिए, ये ड्रग्स की अगर बात करते हैं हम लोग, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर हम लोग बेटा बात करते हैं ड्रग्स की, तो अब ड्रग्स जो अवेलेबल हैं या जो हम लोग याद रख सकते हैं, एक तो बेटा ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट के लिए, किसके ट्रीटमेंट के लिए, ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट के लिए, ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग किन ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, विनब्लास्टिन और विनरसिटिन, विनब्लास्टिन एंड विनेरिस्टिन, इन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर में। ठीक है। अच्छा, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है कैथरैंथस रोजियस नामक पौधे से, कैथरैंथस रोजियस नामक पौधे से इसको निकाला जाता है। वहीं पर बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं ओवेरियन कैंसर के ट्रीटमेंट की, ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर को ट्रीट करने की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इनके ट्रीटमेंट में हम लोग टैक्सोल का इस्तेमाल करते हैं। जो केमिकल यूज़ करते हैं वो होता है आपका टैक्सोल, एंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टैक्सस बकेटा। इसको टैक्सस बकेटा नामक ऑर्गेनिज्म से निकाला जाता है। अच्छा, उसके बाद जब और आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों में कीमोथेरेपी में इंटरफेरॉन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, उसकी बात हम अभी करेंगे आपसे 2 मिनट के बाद। अब देखिए, मोस्टली जो ट्रीटमेंट होता है, मोस्टली ट्रीटमेंट जो होता है इसमें कॉम्बिनेशन होता है तीनों का। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। सर्जरी, रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी यहाँ पर दिया होता है, बात समझिएगा। ये तीनों चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, आमतौर से ये तीनों साथ में किए जाते हैं। अच्छा, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद ड्रग्स जो होते हैं इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स में हेयर लॉस और एनीमिया जैसी कंडीशन ज़्यादा ऑब्जर्व होती है। हेयर लॉस यानी बाल वगैरह झड़ने लगते हैं, हेयर लॉस, और खून की कमी होने लगती है जिसको हम लोग एनीमिया कहते हैं। ये कुछ कॉमन जो सिम्टम्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो ये होते हैं। ट्यूमर सेल्स जो होते हैं इनको कभी कभी ये भी देखने में आया है कि जो ट्यूमर सेल्स होते हैं, इन ट्यूमर सेल्स को हमारा इम्यून सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। तो
तो ऐसी कंडीशन में जो पेशेंट्स होते हैं उनको इंटरफेरॉन्स दिए जाते हैं और ये इंटरफेरॉन्स उसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है ताकि वो कैंसरस सेल को डिटेक्ट करे और उसको नष्ट करे। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा। ट्यूमर सेल्स जो हैं दे आर ऑफनली नॉट डिटेक्टेड बाय द इम्यून सिस्टम। ऐसी कंडीशन में जो पेशेंट होता है इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, बाहर से अल्फा इंटरफेरॉन्स देते हैं। क्या देते हैं? अल्फा इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अल्फा इंटरफेरॉन्स देते हैं जो इस पेशेंट के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, यानी एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। इसके बेटा इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और अब इसका इम्यून सिस्टम क्या करता है? डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूमर सेल या फिर कैंसरस सेल्स। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने किसके विषय में पूरी तरह से पढ़ लिया? कैंसर के विषय में पूरी तरह से पढ़ लिया। एक चीज यहाँ पर जो आप ध्यान और रख सकते हैं वो दैट इज वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है बेटा? वर्ल्ड कैंसर, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। वर्ल्ड कैंसर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 4th of February। 4 फरवरी जो है बेटा ये वर्ल्ड कैंसर डे है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कैंसर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो भी वीडियो आपको लगता है ज़्यादा टिपिकल है आप हमको कमेंट बॉक्स में वो भी बताएं, ताकि हम उस पर भी वीडियो बना के आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर सकें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, तभी कोई फ्रूटफुल चीज़ आपको प्राप्त हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।